विच फील्ड टू चूज क्लिनिकल काउंसलिंग और ऑर्गेनाइजेशन। ये वीडियो आप लोगों के लिए है और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाई गई है। मेरे को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ये बताइए कि कौन सी फील्ड को हम चूज़ करें, क्या उसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स रहेंगे और क्या क्या उसमें ग्रोथ के या फिर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या उसके आपके रिजल्ट हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी फील्ड आपको चूज़ करनी चाहिए। इन द एंड डिसीजन विल बी योर्स, क्लिनिकल काउंसलिंग या फिर काउंसलिंग। तो अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफ इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, उनके बेसिस पर मैंने इसको बाइफरकेट करा है। तो एक बार उनको मैं एलैबोरेट भी करता चलूँगा और आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। तो देखिए सबसे पहले हमने स्कोप को लिया है यहाँ पर। तो अगर मैं क्लिनिकल की बात करूँ, क्लिनिकल जो आपकी होती है क्लिनिकल साइकोलॉजी, राइट, उसका स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। स्कोप मतलब इन द सेंस कि अगर आप साइकोलॉजी में जाओगे, अगर मैं साइकोलॉजी को ले लेता हूँ तो क्लिनिकल आपको मान सकते हैं यहाँ पर आपकी 60% होती है, यानी कि 60% जगहों पर जहाँ पर भी साइकोलॉजी यूज़ होगी वहाँ पर क्लिनिकल यूज़ होनी है। 30 या फिर आप कह सकते हैं 40% आपकी होती है काउंसलिंग और मुश्किल से 10% या फिर 5% आप कह सकते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन काउंसलिंग, राइट, 10% या फिर 5%। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं स्कोप की बात करूं कि स्कोप मतलब कि अगर कोई भी बात आ रही है, सबसे ज़्यादा मेन रिक्रूटमेंट आप देखोगे तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजी की हो रही है। सबसे ज़्यादा किसी भी बात की होगी, जब साइकोलॉजी में जब भी बात होती है तो एक मेजर जो पोर्शन होता है वो आपका किसका होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी का। काउंसलिंग में अगर मैं स्कोप देखूं मॉडरेट है, मॉडरेट इन द सेंस कि हर जगह आपको काउंसलर नहीं या फिर काउंसलिंग सेशन नहीं मानते, राइट। क्लिनिकल आपको हर जगह 60% मांगेंगे तो उसका आधा आप देखोगे जो रिक्रूटमेंट है काउंसलिंग से रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा लो होती है, इसका रीज़न भी मैं आपको वीडियो के एंड तक बता दूंगा और बिल्कुल क्लियर करके चलूंगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल वालों का काम क्या होता है ये भी मैं पहले आपको बताता हूँ। क्लिनिकल वाले मेनली डील करते हैं आपके मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से, यानी कि अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, राइट, अगर मैं एक लेमन टर्म में बात करूँ तो अगर किसी चीज़ की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है दैट मीन्स दैट्स कम अंडर इनटू द कैटेगरी ऑफ द क्लिनिकल। और अगर किसी चीज़ की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है, राइट, या फिर बहुत कम है या फिर कम है, तो वो किसके अंदर आता है, आपका काउंसलिंग के अंदर आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि किसी को डिसऑर्डर है, ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो वो क्लिनिकल पे जाएगा। लेकिन किसी को स्ट्रेस है या एंजाइटी है तो वो क्या करेगा, काउंसलिंग लेगा, फिर वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएगा। ओके और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, दे आर डीलिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन में किसको स्ट्रेस हो रहा है बिकॉज ऑफ द ऑफिस नेचर, बिकॉज ऑफ द बॉस और बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट इन बिटवीन दैम। ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर आते हैं। तो स्कोप की अगर मैं बात करूँ तो क्लिनिकल का सबसे ज़्यादा स्कोर है, काउंसलिंग का थोड़ा कम है और ऑर्गेनाइजेशन का सबसे कम है। डिफ़िकल्टी लेवल भी अगर मैं बात करूँ तो देखिए बहुत ज़्यादा हाई है। हाई इन द सेंस कि आपको यहाँ पर बायो से रिलेटेड बहुत टर्म्स यूज़ होंगे, ऐसी ऐसी टर्म्स होंगी जो कि आपको रिमेंबर करने में, याद करने में बहुत ज़्यादा आपको क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी। जैसे कि अगर मैं एक इंटेलिजेंस टेस्ट ले लूँ तो वेस्टर्न की जो अगर मैं बात करूँ तो वेस्टर्न ने उसकी कितने 5 उन्होंने इंटेलिजेंट टेस्ट बनाए थे, राइट, वेस्टर्न एडल्ट स्केल इंटेलिजेंट स्केल टेस्ट, राइट। तो वेल्स की बात करूँ तो पहले 1955 में बना, फिर 1984 में एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 5 उन्होंने पहली बार क्या करे, अपडेशन करे, DSM हो गया, ICD हो गया, ये सारी चीज़ें यानी कि जो आपकी मेंटली डिसऑर्डर से रिलेटेड है, हाई डिफ़िकल्टी से रिलेटेड है, तो वो आपके किसके अंदर आती है, क्लिनिकल से। क्लिनिकल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। काउंसलिंग में बहुत ही ज़्यादा लो होता है, वो भी मैं आपको बात बताऊंगा। देखिए काउंसलिंग में मैंने आपको बताया था एंजाइटी, स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन जो कि सीवियर ना हो, मॉडरेट तक रहा हो। देखिए अब जैसे किसी इंडिविजुअल को एंजाइटी है तो एंजाइटी के काफ़ी ज़्यादा कारण हो सकते हैं, देयर आर मैनी कॉज ऑफ द एंजाइटी। स्ट्रेस है, बहुत सारे उसके रहते हैं, लेकिन वो क्या है, वो आपकी लाइफ टेकिंग नहीं है। यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ तो ये जो डिसऑर्डर रहते हैं ये दे कैन टेक योर लाइफ, ये लाइफ टेकिंग है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ काउंसलिंग में तो ये लाइफ टेकिंग नहीं रहते हैं, होते हैं, बहुत ज़्यादा इशू रहते हैं, लेकिन इतना नहीं कि आप बिल्कुल सीवियर कंडीशन में पहुँच जाए। तो काउंसलिंग में आपके बहुत ज़्यादा लो रहता है, यानी कि डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा लो हो सकती है। अगर आपसे पेपर में भी देखोगे या फिर उसके कॉजेज़ देखोगे या मेथड देखोगे तो आप एक बार पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, इतनी बायोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल टर्म इसके अंदर यूज़ नहीं होती। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल की यहाँ मैं बात करूँ तो देयर आर सम ऐसी टर्म्स हैं जो कि आपको काफ़ी हार्ड लगेंगी, जो कि रिलेटेड तो क्या रहती है, ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं, जो कि आपको बात करने में या फिर समझने में
एक बार में पढ़कर या 2-3 बार में पढ़कर नहीं आएगी, आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये उसकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या उसका बैकग्राउंड रहा है। तो डिफ़िकल्टी लेवल सबसे ज़्यादा, अगर देखिए स्कोप भी क्लिनिकल में हाई है तो डिफ़िकल्टी भी बहुत ज़्यादा हाई है। स्किल्स की बात करो, देखिए क्योंकि मैंने आपको बताया था किससे रिलेटेड करते हैं, ये आपके मेंटल डिसऑर्डर से रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपके स्किल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई। दैट मीन्स अगर हम किसी भी साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो जो क्लिनिकल वाले लोग होते हैं वो एकदम क्या मानते हैं, टॉप नॉच लेयर, कि आपकी जो सबसे जो लेयर है सबसे ऊपर वाली वो किसकी है, क्लिनिकल की, क्योंकि वो डिफिकल्टी से पढ़े हैं। जैसे कि हम सबसे पहले मान लेते हैं साइंस, फिर कॉमर्स और फिर आर्ट्स, राइट। तो स्किल्स इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग वालों के पास स्किल्स नहीं होते, काउंसलिंग वालों के पास भी स्किल्स होते हैं, बट एज कंपेयर टू द क्लिनिकल वो क्या माने जाते हैं, वो थोड़ा मॉडरेट रेंज में आ जाते हैं कि इनके पास स्किल्स हैं, या दे कैन अप्लाई द टेस्ट बट दे डिड नॉट हैव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ गोइंग इफ सम, जैसे कंडीशन है, कंडीशन अगर मॉडरेट से सीवियर जा रही है तो ये क्या करते हैं, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रेफर कर देते हैं, राइट। इस तरीके से आपके स्किल्स को अगर मैं बात करूं तो क्लिनिकल में बहुत ज़्यादा हाई स्किल्स चाहिए होते हैं, काउंसलिंग में मॉडरेट और ऑर्गेनाइजेशनल में लो। अब देखिए यहाँ पर लो क्यों हो जाता है, लो ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पर देखिए 90% कॉन्फ्लिक्ट की जब हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपके ऑफिस से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपके बंदे आ जाते हैं एमबीए वाले। अब एक सपोज करिए आपने साइकोलॉजी ले रखी है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, और एक दूसरा इंडिविजुअल है जो कि एमबीए करके आ रखा है, तो डेफिनेटली दे विल कंसिडर द एमबीए इंडिविजुअल एज कंपेयर टू द ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट, राइट। लेकिन अगर मैं फॉरेन में बात करूं तो काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा आपकी कह सकते हैं वाइड रेंज है, ऑर्गेनाइजेशनल की काफ़ी वाइड रेंज है, और क्लिनिकल की तो देखो हर जगह है। तो अगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशनल में 90% जो आपके एमबीए वाले बच्चे होते हैं वो आ जाते हैं, और उसके अंदर तो जो आपके साइकोलॉजिस्ट रह जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, उनका बहुत ज़्यादा क्या रह जाता है, बिल्कुल आप कह सकते हैं ना के बराबर ही रहते हैं। इफेक्टिव की बात करो, देखिए हर कोई इफेक्टिव है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपके रहते हैं क्लिनिकल वाले वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए रहते हैं बिकॉज दे हैव द डेप्थ नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, राइट। नॉलेज आपको उसकी भी होती है, इनके पास स्ट्रेस है, ठीक है, इनको भी बस नॉलेज होगी, लेकिन इनके पास स्ट्रेस प्लस क्या क्या किस चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, क्या क्या इनकी मेडिसिन है, कैसे कैसे क्योर हो सकते हैं, लेकिन ये मेडिसिन बता नहीं सकते, ध्यान रखना। काउंसलर या फिर जो आपके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं कभी मेडिसिन बता नहीं सकते, बट दे नो हाउ टू ट्रीट दैम, दे ऑल्सो नो हाउ टू ट्रीट दैम बट ऑन द एवरेज लेवल। तो इफेक्टिव सबसे ज़्यादा आपकी क्या रहती है, क्लिनिकल। काउंसलिंग आपकी मॉडरेट रहती है, और ऑर्गेनाइजेशनल बिल्कुल लो होती है, जैसे कि मैंने बताया, चूँकि एमबीए इंडिविजुअल इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो ये एक तरीके से ना के बराबर ही आपका चलता है। देखिए अब बात करते हैं क्या क्या इसकी चीज़ें हैं। देखिए अब ध्यान देने वाले थे, आफ्टर मास्टर्स आपको या तो एमफिल आपको करनी पड़ेगी, या फिर आपके पास आरसीआई लाइसेंस होना चाहिए, मस्ट है यहाँ पर। मस्ट मतलब विदाउट आरसीआई लाइसेंस आप अपने आप को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं कह सकते। मीनवाइल काउंसलिंग में जैसे ही आपकी मास्टर्स हुई, अब आप अपने आप को साइकोलॉजिस्ट कह सकते हो, अपने नाम के आगे साइकोलॉजिस्ट लगा सकते हो, दैट यू आर नाउ साइकोलॉजिस्ट, ओके। सेम गोज फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, बट 90% मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या करते हैं, एमबीए वाले प्रेफर करते हैं, तो इनको बिल्कुल भी बहुत रेयर चांसेस होता है कि इनको कोई पूछा जाए, राइट। लेकिन जैसे ही अब देखें सब बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसमें हाई है, क्लिनिकल में हाई 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 हाई, यानी कि हमें क्लिनिकल करना चाहिए। तो एक चीज़ का याद रखना, अगर आप क्लिनिकल ले रहे हैं तो ध्यान रखिए आपको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। मास्टर्स के बाद ऐसा नहीं है कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाओगे, नहीं, मास्टर्स के बाद आपको कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं कहलाएगा अनटिल अनलेस या तो आपने एमफिल करो। एमफिल के लिए आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, टेस्ट देने होंगे तो उसमें से आपको देखना पड़ेगा कि आपका नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। किसी आप कॉलेज से कर रहे हो उसके अंदर आपके लिए एमफिल की सीटें हैं या नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है, और जब तक आपको आरसीआई लाइसेंस नहीं मिल जाता आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं कहलाओगे। तो जो इंडिविजुअल जो स्टूडेंट्स आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि विदाउट एमफिल आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं कहलाओगे, राइट। किसी भी जॉब के लिए आपके पास आरसीआई लाइसेंस मस्ट होना चाहिए। मीनवाइल काउंसलिंग में आपकी एमएपीसी हुई, आप अपना क्लिनिक खोल के बैठ सकते हो, यू आर नाउ कॉल्ड ए साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। व्हाट यू हैव टू स्टडी, आप देख लेते हैं स्टडी क्या क्या करनी पड़ती है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में। देखिए बायोलॉजिकल टर्म्स, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया, बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल टर्म्स यानी कि डिसऑर्डर की डेप्थ, साइकोलॉजिकल टर्म्स जैसे कि डिसऑर्डर और उनके बारे में क्या क्या इफेक्टिव रहते हैं, क्या कैसे टेस्ट इनके यूज़ हो सकते हैं,
टेस्ट कब इवॉल्व हुआ, DSM-5 के बारे में, ICD-10 के बारे में, यानी कि बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज में इनको पढ़ना पड़ता है। मीनवाइल जब हम बात करते हैं काउंसलिंग की, तो इतना ज़्यादा लो लेवल पर आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा देखिए ये होता है काउंसलिंग को अगर मैं बताऊँ एक नेचुरल डीलिंग मीन्स देयर माइट बी थाउजेंड ऑफ रीजन एन इंडिविजुअल हैव एन स्ट्रेस, कि एक इंडिविजुअल के पास स्ट्रेस है, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, राइट। लेकिन वो लाइफ टेकिंग नहीं है उस समय पर, राइट। इट मे पॉसिबल कि लाइफ टेकिंग हो, लेकिन वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, बहुत एक मॉडरेट लेवल पे या फिर लो लेवल पे उसे डील कर रहे हो, तो आपके पास नॉलेज है, आप उससे डील कर सकते हो, आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हो कि यू हैव टू और हाउ यू विल डील विद दिस, राइट। इसके लिए आपको थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डीलिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन एंड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द देम, दैट इज जो ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनके बीच में क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्या कन्फ्लिक्ट है, उससे आप डील करते हो। अब इट मे पॉसिबल कि आप ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट बन जाओ, बट आपका ग्रुप आपकी बात ना मान रहा हो या दूसरा ग्रुप आपकी बात ना माना हो, तो ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑफिस में डील करवाना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, राइट। वहीं पर अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं तो आपको काउंसलिंग करना बहुत इजी रहता है, और आपने देखा होगा कि हर कोई इंडिविजुअल काउंसलिंग कर देता है, बट हर कोई इंडिविजुअल काउंसलिंग नहीं कर सकता। ध्यान रखना, आप हर किसी से अगर एडवाइस मांग लोगे तो वो वैसी एडवाइस दे देगा जो कि रियल नहीं होती है। मीनवाइल जब आप काउंसलर के पास जाओगे तो आपको बताएगा क्या सही में आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो एडवाइस एक नॉर्मल पर्सन से लेना, जो हम कह देते हैं ला तेरी मैं काउंसलिंग कर दूं, दैट इज़ डिफरेंट, और एक रियल काउंसलर से एडवाइस लेना, दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट। फ्यूचर गोल देखिए, नॉर्मल चीज़ें में अगर मैं बताऊं, गवर्नमेंट सेक्टर में साइकोलॉजी की इतनी अभी तक जो कह सकते हैं अप्रोच नहीं हो पाई है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर हर जगह ही है, ठीक है। पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकता हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट की कोई वैकेंसी निकलेंगी भी तो 1 साल में या 2 साल में 1 या 2, उससे ज़्यादा नहीं निकल सकती। 95% ये किस पे रहता है, कॉर्पोरेट पे रहता है, या फिर आप कह सकते हो आपकी प्राइवेट सेक्टर में रहता है। काउंसलिंग की यहाँ बात करता हूँ। देखिए, जैसे ही आपने यहाँ पर अपनी MAPC ख़त्म करी या फिर आपकी मास्टर्स ख़त्म हुई, आप प्राइवेट सेक्टर में यानी कि स्कूल्स में आप जाके अप्लाई कर सकते हो एज ए काउंसलर की तरह आप अप्लाई कर सकते हो, आप उनकी काउंसलिंग कर सकते हो। प्लस आप NGO में जा सकते हो, किसके लिए, एक्सपीरियंस गैदर के लिए। दिल्ली गवर्नमेंट DSSB EVGC का पेपर कंडक्ट करवाती है, राइट। आपकी साइकोलॉजी की भी वैकेंसी निकलती है, जो कि अगर मैं बात करूं पे ग्रेड उसका आप 4600 पे ग्रेड है, यानी कि अराउंड 70 से 80 हज़ार रुपये की सैलरी इन लोगों को मिलती है गवर्नमेंट सेक्टर में। वही मैं बात करूं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में भी इतनी सैलरी मिलती है, लेकिन जो चांसेस रहते हैं इंडिविजुअल के, वो क्या रहते हैं, प्राइवेट फर्म्स में बहुत ज़्यादा रहते हैं। वो क्या करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने RCI का लाइसेंस लेके खुद ही काउंसलिंग करने लग जाते हैं, खुद ही क्लिनिकल बन जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनके पास एक एडवांटेज रहती है मच मोर नॉलेज का, तो ये काउंसलिंग भी कर देते हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी कहलाते हैं। बट तभी कहलाते हैं जब इनके पास RCI का लाइसेंस हो। विदाउट RCI लाइसेंस अगर आप किसी के थ्रू काउंसलिंग तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपसे कहता है विदाउट RCI लाइसेंस, दैट इज ही और शी इज़ फेक। यहाँ पर RCI लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मांगते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में, तो वहाँ पर क्या आ जाता है, MBA वाले इंडिविजुअल आ जाते हैं। अगर ये देखिए, अब नाउ टेक इज़ योर्स कि भाई आप कौन सी लेना चाहते हैं। अगर आपका फर्दर पढ़ना है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, डीप पढ़ना है, हर एक डिसऑर्डर के बारे में जानना चाहते हो, तो आपके लिए क्लिनिकल है। लेकिन आपको आगे नहीं पढ़ना है, आपको लगता है कि नहीं आई वांट ए जॉब, सिक्योर जॉब, ठीक है, तो आप किस में जा सकते हो, आप काउंसलिंग में जा सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन में आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मेरा प्राइवेट मेरे को अपना ऑफिस खोलना है या फिर ये मेरे को काम आएगा, तो आप ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो। मेरा इंटेक रहेगा कि आप लोग काउंसलिंग लीजिए, क्योंकि ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, और आफ्टर द MAPC आप अपने नाम के आगे साइकोलॉजिस्ट लगा सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो और काउंसलिंग के लिए एलिजिबल भी हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गॉटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।